नमस्कार सभी को। अमृत मेहसाना स्टार्टअप एंड इनोवेशन मिशन के आज 41st वेबिनार में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे साथ गजानन सर हैं। तो हम ऑलरेडी 5 मिनट्स लेट चल रहे हैं, तो मैं चाहूंगी हम ये सेशन की शुरुआत करें। और सर, द सेशन इज ओवर टू यू। Thank you very much, Lavina. I think I'm audible to everyone. यस सर, यू आर Thank you ऑडिबल। very much for this session. So I will just start with some presentation. Today you will see. So if you're able to see the presentation, just comment कर सकते हो. Yes, so that it is a good to start now. लेकिन अभी बता सकते हो अगर प्रेजेंटेशन आप विजिबल है आपके लिए. श्योर श्योर सर, इट इज विजिबल, योर स्क्रीन इज विजिबल नाउ। Okay. So, is the 41th series of this webinar. मैं आप सभी का स्वागत करता हूं. और आई हैव ट्राइड टू चेक द सब्जेक्ट्स ऑफ द अर्लियर वेबिनार. और काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक ये सब रहे हैं, जहाँ पे आपने बहुत अलग अलग एस्पेक्ट्स, आप मैनेजमेंट के एस्पेक्ट्स, स्टार्टअप्स से रिलेटेड एस्पेक्ट्स, एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड एस्पेक्ट्स आप सब लोग गो थ्रू कर रहे हो. एंड दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग सीरीज एट द एंड, बिकॉज यहाँ पे आपको ऑल द एस्पेक्ट्स आपको जानने को समझने को मिलेंगे. सो आज का जो टॉपिक है उसका नाम आपने ऑलरेडी देख लिया होगा. आई विल ट्राई टू मेकअप માય સ્પીચ ઇન ઓલ ધ થ્રી લેંગ્વેજ. ગુજરાતીમાં પણ આપણે વાત કરીશું, હિન્દીમાં જ્યાં જરૂર પડશે ત્યાં હિન્દીમાં, અને જ્યાં જરૂર હશે ત્યાં ઇંગ્લિશની અંદર હું વાત કરવાનો ટ્રાય કરીશ. સો દેટ્સ વે વિલ સ્ટાર્ટ વિથ ધીસ टॉपिक. सो टुडेज टॉपिक जैसा आपने देखा है, जीरो टू इन्फिनिटी शिवाजी एंड मैनेजमेंट. तो सबसे पहले आपका ध्यान गया होगा इस टॉपिक के ऊपर, तो मे बी आपके अंदर कुछ क्यूरियोसिटी होगी. सो वो क्यूरियोसिटी यहाँ पे मैं निश्चित से आई विल ट्राई टू मेक यू अप इन दिस. तो जीरो टू इन्फिनिटी का मीनिंग होता है वी आर जीरो एंड देन वी ग्रो अप टू द अनएंडिंग इन, लाइक अनएंडिंग बोलते हैं. तो અનંતનો પ્રવાસ આપણે કરી શકીએ છીએ. અને देन सेकंड लाइन इज शिवाजी एंड मैनेजमेंट. शिवाजी एंड मैनेजमेंट, यू ऑल नो, हमारे देश में एक ऐसी महान विभूति हो गई है जिनका नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज. और उनके बारे में अभी हम थोड़ा जानेंगे, समझेंगे, और क्यों शिवाजी एंड मैनेजमेंट आज के कंटेस्ट में, आज के एंटरप्रेन्योरशिप के एरा में हमारे लिए जरूरी है, उनको समझना जरूरी है. और इस एंटरप्रेन्योरशिप के लेसन को हम अगर अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करते हैं तो क्या मिरेकल्स हो सकते हैं, क्या इन्फिनाइट अपॉर्चुनिटीज हमारे सामने खड़ी हो सकती है. ये शिवाजी महाराज के लाइफ लेसन्स के कुछ स्टोरीज आपको बता के मैं उसके थ्रू इस टॉपिक को आगे बढ़ाना चाहूंगा. सो यू आर ऑल ओपन. अगर आपके माइंड में कुछ भी क्वेरी आती है, को पूछना रहता है, सो यू कैन टाइप इनटू द बॉक्स. और हम लास्ट में विल कीप 10 मिनट्स जहां पे हम इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे. और लवीना उसको नोट डाउन भी करेगी. अगर इन बिटवीन आपके आता है तो वी विल नोट डाउन, एंड एट द लास्ट वी विल कवर ऑल द क्वेश्चंस. सो श्योर सर। जनरली जब मैनेजमेंट, हाँ, जब मैनेजमेंट की बात होती है तो उसके अंदर ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ द मैनेजमेंट जनरली कवर्स ऑल द थिंग्स. एज ए एक एंटरप्रेन्योर, एज ए मैनेजमेंट क्या क्या चीजें करनी होती है. सो बेसिकली गोल सेटिंग है, प्लानिंग है, इनोवेशन है, टीम बिल्डिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है. सो दीज आर द बेसिक एस्पेक्ट्स ऑफ द मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन. सो आई विल लाइक एक एक पॉइंट को मैं कवर करने का ट्राई करूंगा, और स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे कि शिवाजी एंड मैनेजमेंट में ऐसी कौन सी चीजें थी ये सब चीजों को कवर करने वाली. सो बेसिकली इसके पहले हमें, जब शिवाजी को हमें समझना है तो शिवाजी समझने के पहले प्रिवेलिंग कंडीशंस को हमें समझना पड़ेगा. राइट नाउ अगर हम सब लोग देखते हैं कि ऑल आर एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स, बहुत सारे लोग होंगे जो ऑलरेडी एंटरप्रेन्योरशिप में हैं, बहुत सारे होंगे जो रिसर्चर्स है, बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं, और जो एंटरप्रेन्योरशिप में आना चाहते हैं, इसमें अपने आप को देख रहे हैं कि हम एक एंटरप्रेन्योरशिप में जाए.
सो ये समझना बहुत जरूरी होता है कि आप कौन से सिचुएशन में हो, कौन से टाइम में आप ये चीज सोच रहे हो। सो इसीलिए जब शिवाजी महाराज की एज ए एंटरप्रेन्योर हम जब बात करते हैं तो हमें समझना पड़ेगा कि प्री शिवाजी एरा क्या था। सो अपने भारत के बारे में आप सब लोगों को बताए, भारत को सोने की चिड़िया बोला जाता था। भारत में सब प्रकार की संपन्नता, सधनता यहाँ पे थी, बुद्धि थी यहाँ पे, विज्ञान था यहाँ पे, सब तरीके की साधन संपत्तियां थी। और फिर वो काल चालू हुआ जब 711 ईस्वी सन 711 में पहली बार मोहम्मद बिन कासम का आक्रमण भारत पे हुआ। और एक आक्रांता था, और उसने उसके बाद एक सीरीज ऑफ जिसको बोलते हैं आक्रमण भारत के अंदर चालू हो जाती है। और जिसमें फिर गजनी है, घोरी है, खिलजी है, तुगलक है, बाबर है, तो औरंगजेब तक ये पूरी परंपरा आक्रमणों की चालू रही है। सो ये जो पूरा ड्यूरेशन रहा, इट इज मोर अराउंड 900 years। तो आप अभी सोच सकते हो, भारत को हम स्वाधीनता मिली है, तो स्वाधीनता भारत को मिलने के बाद अभी हम 75 वर्ष स्वाधीनता के मना रहे हैं। इस 75 वर्ष में हम जब अपना लेखा जोखा देखते हैं तो हमें पता चलता है कि 75 साल का ड्यूरेशन कितना बड़ा है। अभी आप देखिए, उसके 10 टाइम्स से भी ज्यादा ये बड़ा ड्यूरेशन है, यानी 750 साल। तो कोई भी हैबिट्स फॉर्म होने के लिए, कोई भी मेंटेलिटी, मेंटल बिलीफ सिस्टम्स डेवलप होने के लिए ये एक बहुत बड़ा टाइम ये हो जाता है। हमारे देश में हम देखेंगे तो हमारे पास पर्वत है, नदियां है, समुंदर है, सभी टाइप के रिसोर्सेस है, हमारे पास मिलिट्री है, हमारे पास जितना चाहिए उतने साधन संपत्ति है। ऐसा उस समय में भी था। ये प्री शिवाजी एरा की मैं बात कर रहा हूँ, उससे 900 साल पहले के ड्यूरेशन में आपको ले जाने का प्रयास कर रहा हूँ। सो क्या चीज जो नहीं थी, क्या चीज जो मिसिंग थी, तो वो एक ही था, और दैट वाज अ लीडरशिप, प्लानिंग, रिसर्च एंड एक ऐसा आत्मविश्वास वाला व्यक्ति जो इस चीज को फिर से अपने लोगों के अंदर वो आत्मविश्वास दिखा के एक सॉवरेनिटी का बात। महाराष्ट्र की बात, तो महाराष्ट्र उस समय की सिचुएशन थी, तो महाराष्ट्र में भी यादव वंश राज कर रहा था, देवगिरी जो थी उनकी राजधानी थी। और वहां से एक साधन संपन्न ऐसा देश वहां से चल रहा था, वहां पे एक राज्य शासन चल रहा था। और वहां पे जैसे ये सुल्तानों का जैसे इस देश में आक्रमण हुआ, तो इस सुल्तानों ने क्या किया, तो सुल्तानों ने इस तरीके से मानसिकता यहाँ की बनानी चालू की कि कोई भी अगर हमारे विरुद्ध खड़ा हो जाता है तो उसको कुछ भी करके कुचला जाएगा, मारा जाएगा। और यही प्रयास महाराष्ट्र में भी हुए, और पूरे देश में यही प्रयास चालू रहे थे। और लेकिन ये सब जब इन्वेडर्स जो आए, आक्रांता आए, तो आक्रांताओं ने अपना जो फैलाव किया पूरे देश के अंदर, जो फैलाव किया वो कैसे किया। सो दे हैव स्प्रेड यूजिंग अवर नेटिव्स, यानी यहाँ के जो स्थानिक लोग थे उनके ही रिसोर्सेस का, साधन का उन्होंने उपयोग किया है। और खुद को हमारे ही पूर्वजों ने उनकी सेवा करके उनको और संपन्न बनाया। अगर हम दक्कन की बात करें, क्योंकि शिवाजी महाराज का नाम आएगा तो इसीलिए मुझे दक्कन की खास करके बात करनी है। दक्कन यानी आज का जो मिडल एंड साउथ इंडिया हम जिसको बोलते हैं, वो दक्कन की अगर बात करें तो वहां पे भी 5 तरीके की सल्तनत वहां पे रूल उस समय कर रहे। शिवाजी महाराज की अगर बात करें, पर्टिकुलर उस व्यक्ति की बात करें, तो उनके पिताजी क्या करते थे, तो उनके पिताजी ऑलरेडी ये जो 5 सल्तनतें चल रही थी, उसमें से एक सल्तनत में ऑलरेडी करते थे। और शिवाजी महाराज की तरह वो एक इस एम्प्लॉयमेंट में चले जाए, और एक सरदार के पुत्र के नाते, मेरा आवाज अगर डिस्कनेक्ट होता है तो कोई मुझे इन्फॉर्म करना। और शिवाजी उनके सरदार के पुत्र के नाते उसको वो कंटिन्यू उस हेरिटेज को कर सकते थे। जब उन्होंने जब वो पिताजी के साथ में थे, उनके काफी छोटी आयु थी, उस समय का क्या सिनारियो था वो भी समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप की हम जब सब लोग बात करते हैं, मैनेजमेंट की हम सब बात करते हैं, तो आज हमारे पास क्या रिसोर्सेस है वो समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सब लोगों को यही लगता है कि मेरे पास नहीं है, जो चीजें नहीं है। तो हम देखते हैं कि शिवाजी महाराज के पास उस समय में जब उनका जन्म हुआ था तो परिस्थितियां क्या थी। तो 4 किले उनके पास थे, क्योंकि उस समय की भौगोलिक परिस्थिति में किले ये सत्ता का केंद्र हम ऐसा बोल सकते हैं आज के कंटेक्स्ट में। तो 4 किले उनके पास थे। जब उनका मृत्यु हुआ, 50 साल की आयु उनकी रही, उसमें से इफेक्टिवली 35 years जितना आयु अगर हम समझे कि वो जिए होंगे, तो वो एक्सपांशन उन्होंने 365 किले तक उन्होंने इस साम्राज्य को फैलाया था। और 2000
2000 लोगों की जो हम बोलते हैं सेना या 2000 लोगों की मिलिट्री से उन्होंने स्टार्ट किया और 1 लाख की फौज तक उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। और ये सिर्फ और सिर्फ 35 ईयर्स के ड्यूरेशन में। जब हम बोलते हैं कि जब उन्होंने इस वेंचर को स्टार्ट किया, इस एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी को स्टार्ट किया, तो जब उनका हेरिटेज उनके पास था, जितना उनके पास यील्ड था, आज जैसे हम बिजनेस को काउंट करते हैं उस टर्मिनोलॉजी में अगर हम काउंट करें तो 3,60,000 इज द एनुअल यील्ड व्हेन ही स्टार्टेड द जर्नी ऑफ हिज एंटरप्रेन्योरशिप। सो दिस व्हाट ऑल स्टार्टेड एट द एज ऑफ 16 ईयर्स। आप समझ सकते हो 16 साल यानी कितनी छोटी एज है। जब मैंने आज के इस ऑडियंस के बारे में भी जोरा समझना चाहा तो मुझे पता चला कि यहाँ पे भी काफी स्टूडेंट्स कैटेगरी के ऑडियंस रहने वाले हैं जो अर्ली एज में एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में सोच रहे हैं। सो इनके लिए काफी इंटरेस्टिंग रहेगा जानना कि 16 साल की आयु में एक बच्चा ये सोच रखता है। सो और एट द एज ऑफ 50 यानी जब 50 साल का जब उनका देहांत हुआ, जब उनकी मृत्यु हुई, तो ये जो एक फाइनेंशियली स्टेबल वेंचर हम इसको बोल सकते हैं, तो उसका क्या टोटल रेवेन्यू रहा होगा। सो 3,42,000 करोड़ रुपए का जो रेवेन्यू हम उसका बोल सकते हैं। सो ये आज से 350 साल पहले की हम बात कर रहे हैं। एंड दैट इज एक्सट्रीमली एडवर्स कंडीशन। सो जैसे आज हम देखते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप के लिए एक बहुत ही फेवर कंडीशन है, काफी सारी कंडीशंस हमारे फेवर में, काफी सारे लोग हमारे सपोर्ट में, इस तरीके से प्लेटफॉर्म्स चल रहे हैं, लोग एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। सो एक्सट्रीमली एडवांस सिचुएशन में जब शिवाजी महाराज ने ये वेंचर चालू किया था, सो वो एंटरप्रेन्योर का नाम है छत्रपति शिवाजी, एंड जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसका नाम है स्वराज्य। सो नाउ वी आर गोइंग फॉरवर्ड, और मैं आपको इस फिर से इस स्लाइड पे लेके आता हूं जहां से हम स्टेप बाय स्टेप ये समझने का स्टार्ट करेंगे कि कैसे कोई भी वेंचर, कैसे भी कोई भी इनिशिएटिव जब होता है तो कौन से इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स उसके सराउंडिंग होते हैं। सो दैट इज सबसे मेन होता है गोल सेटिंग, कि मैं किस लिए ये कर रहा हूं, व्हाई। शायद अर्लियर जितने भी आपने ये वेबिनार्स में आप गए होंगे तो आपने यही देखा होगा कि एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट व्हाई। ये सवाल एक एंटरप्रेन्योर को हमेशा आता है, ये व्हाई बहुत जरूरी होता है, इस व्हाई को समझना, इसको क्लियर करना। और जब भी एक एंटरप्रेन्योरशिप खड़ा होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ा होता है, तो उसके सराउंडिंग सबसे पहली चीज होती है वो क्या एस्पेक्ट को लेके, क्या विजन को लेके वो ऑर्गेनाइजेशन काम करे, उसका मिशन क्या है। सो अगर हम इस विजन और मिशन की बात करेंगे कि स्वराज्य नाम का जो ये वेंचर है, इसका क्या क्या विजन था, क्या मिशन क्या था। सो मिशन ऑफ स्वराज्य इज सेल्फ रूलिंग। हमें खुद का राज्य खुद करना है, हमें इंडिपेंडेंट होना है, हमें इंडिपेंडेंट होना है, हमें स्वाधीन होना है, और एक जिसको बोलते सर्व प्रजातांत्रिक जैसी एक व्यवस्था हमें खड़ी करनी है। इस मिशन को लेके ये स्वराज्य वर्क कर रहा था। विजन क्या था, विजन बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है। आप भी जब आपके ऑर्गेनाइजेशन की बात करो तो सबसे पहले विजन मिशन ही आता है। सो यहाँ पे एक राजमुद्रा है जो छत्रपति शिवाजी महाराज की राजमुद्रा थी। अब ये राजमुद्रा संस्कृत में है, मैं इसका मीनिंग भी आपको समझाता हूँ। ये राजमुद्रा कहती है, प्रतिपत चंद्र लेखे व वर्धिष्णु विश्व वंदिता शाह सुनो शिव शेषा मुद्रा भद्राय राजते। एक एक शब्द के मीनिंग पे अगर आप गौर करोगे तो इस पे इसका शॉर्ट मीनिंग में आपको समझाता हूँ कि जैसे अमास होती है, अमास के बाद जब पहला प्रतिपदा का चंद्र जब उगता है और वो जैसे धीरे 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 बड़ा होता है, और उस तरीके से ये जो स्वराज है ये धीरे धीरे प्रतिपदा के चंद्र की तरह धीरे धीरे बड़ा होगा। और शाहजी का पुत्र शिवाजी ये की जो ये जो मुद्रा है, ये भद्राय राजते यानी सबके विश्व के कल्याण के लिए, सबके कल्याण के लिए ये मुद्रा काम करेगी। यानी आप समझिए कि जब एक वेंचर स्टार्ट होता है तो उसका विजन कितना इंपॉर्टेंट है, कि आप कौन सा थॉट लेके इस ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट कर रहे हो। तो स्वराज्य का ये विजन था। और सबसे पहला इंपॉर्टेंट होता है जब भी आप कोई मिशन विजन को लेते हो तो वो उसके लिए कटिबद्ध होना है, यानी उसके लिए आपको खुद को कमिट करना पड़ता है। सो कमिटमेंट हमारे यहाँ पे बोली गई है। सो कमिटमेंट आती है एंटरप्रेन्योर की। तो सब जब 14 साल के छत्रपति शिवाजी महाराज थे, जब वो छत्रपति नहीं बने थे और वो एक बाल शिवा उसका नाम था, तो उन्होंने अपने मित्रों के साथ 14वें साल में ये प्रतिज्ञा ली थी कि हाँ मैं स्वराज्य की स्थापना करूंगा। तो ये कमिटमेंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है, अपने आप को देना, अपने टीम को देना, और उसके थ्रू एक वेंचर को डेवलप करना। सो हमने अभी देखा कि किस तरीके से गोल सेटिंग इज इंपॉर्टेंट, और इस गोल सेटिंग में
आपको बहुत जरूरी होता है जब मैं गोल सेट कर रहा हूं तो क्या उस जिस वेंचर को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, जिस इनिशिएटिव को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, उसका नॉलेज मेरे पास है, क्या उसके लिए जरूरी सभी स्किल्स मेरे पास है। तो वो सभी नॉलेज और सभी स्किल उन्होंने बचपन से उसके ऊपर काम किया। जितनी भी टेक्निकल एंड थेरोटॉपिक एक्सपर्टीज हम जिसको बोलते हैं, वो उन्होंने खुद एक एक चीज पे उन्होंने वर्क किया। जितने भी अभी आज के जमाने में जैसे हम बोलते हैं कि हमें एक बेसिक एजुकेशन की जरूरत होती है, हमें बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है, उस तरह के उस समय के जो परिपेक्ष थे, तो यानी अगर हम पॉलिटिकल एस्पेक्ट की बात करें, उस समय की फाइनेंशियल एस्पेक्ट की बात करें, तो एक एक चीज को उन्होंने समझा, एक एक चीज का नॉलेज लिया, खुद पहले शास्त्रों से संपन्न हुए, खुद उन्होंने शस्त्रों से संपन्न हुए, हर एक चीज का पर्सनली प्रैक्टिस किया, और इतना प्रैक्टिस किया कि उसमें उन्होंने खुद की एक्सपर्टी बना ली। और केवल थियोरेटिकल नहीं, तो एक एक चीज का प्रैक्टिकल नॉलेज, आगे वाले कुछ एग्जाम्पल में उससे रिलेटेड बात भी होगी। सो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है प्लानिंग। सो हमें छत्रपति शिवाजी महाराज के लाइफ में जो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हमें जो देखने को मिलता है, और इसके अराउंड काफी सारा, यानी हम बोल सकते हैं कि आज से 350 साल पहले की जब हम बात कर रहे हैं, तो उस समय कितनी छोटी छोटी बातों पे उन्होंने ध्यान दिया, जो आज भी मैनेजमेंट में हम क्या बोलते हैं कि ऑल अबाउट 75% जो अपना होता है दैट इज अ प्लानिंग, एंड 25% इज द एग्जीक्यूशन। सो उस प्लानिंग पार्ट पे कितना काम किया जाना चाहिए, उसको कितनी माइन्यूटली ऑब्जर्व करना चाहिए, उसके लिए मैं कुछ एग्जाम्पल, कुछ स्टोरीज के फॉर्मेट में आपको बताने वाला हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जब शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ था, तो वहां पे एक अंग्रेज रायगढ़ जो है, जहाँ पे उनका राज्याभिषेक हुआ था, जो स्वराज्य की कैपिटल जिसको बोलते हैं राजधानी हुआ करती थी, तो वहां पे एक अंग्रेज वहां पे विजिट करने को आया था। जब वो अंग्रेज नीचे से, यानी किले जो होते हैं वो आजू बाजू में गांव होते हैं, और फिर एक बड़े पहाड़ पे ऊपर के साइड किला कंस्ट्रक्ट किया होता है। सो उसको ध्यान में आया कि ये किला पूरा चढ़ के जाने के लिए उसे एक दिन का समय लगा। इस पूरे समय में उसको ध्यान में आया कि ये किला चढ़ के जाना बहुत मुश्किल है, यहाँ पे बहुत एडवांस कंडीशन में ये है। और जब मैंने उसने ऊपर गया, वहां पे राज्याभिषेक के समय में काफी सारी व्यवस्थाएं उन्होंने बनाई हुई थी, तो उसमें एक बड़ा ही अचरज वाली बात उसको लगी कि वहां पे राज्याभिषेक में जब सरघस, આપણે જેને કહીએ છે સરઘસ નીકળે છે, તો સરઘસ जब वो निकल रही थी, शोभा यात्रा निकल रही थी, तो वहां पे शिवाजी महाराज हाथी के ऊपर बैठे हुए थे। तो उसको बड़ा ही आश्चर्य हुआ, और उसने उस पत्र में उसका उल्लेख भी किया है, इसीलिए ये काफी ऑथेंटिसिटी के साथ हम इसको बोल सकते हैं कि भाई इतने बड़े, और उसने लोगों को क्यूरियोसिटी के साथ ये पूछा कि जहां पे आदमी को चढ़ के आना मुश्किल है, घोड़े से कैसे तो भी आप यहाँ पे ऊपर आ सकते हो, तो इतने बड़े हाथी को ऊपर लाया कैसे गया। तो जब उनको वो जवाब मिला, तो उसमें उसको प्लानिंग का एक एस्पेक्ट हमें ध्यान में आता है कि वहां के जो लोग हैं वो उन्होंने बताया कि भाई ऐसा हमें पता है कि इस पहाड़ के ऊपर ऐसा अगर कुछ सेरेमनी आपको करना है, तो बड़े हाथी को लाना, चढ़ के लाना बड़ा मुश्किल है। तो हम क्या करते हैं, जब हाथी का बच्चा छोटा सा होता है, तब उसको पालखी में डाल के कंधे पे उठा के ऊपर लेके आते हैं, और उसको ऊपर ही बड़ा करते हैं। सो देखिए, जब उनको पता था कि आज से 20 साल बाद, 25 साल बाद इस तरीके के राज्याभिषेक हम यहाँ पे करेंगे, इतना आत्मविश्वास उनको अपने कार्य पे था, तब जाके ये प्लानिंग उन्होंने किया था कि 20 साल पहले उस छोटे से हाथी बच्चे को वहां पे पहुंचा दिया गया, और फिर 20 साल बाद उसका वहां पे उपयोग किया। तो ये बहुत ही माइक्रो प्लानिंग का एक एग्जाम्पल आपको मैं यहाँ पे बताना मुझे बहुत ही आवश्यक लग रहा है। एक और इंसिडेंस मैं आपको बताता हूँ। जनरली आपने शिवाजी महाराज को एक उत्तम सेनापति तरीके आपने सुना होगा कि उन्होंने स्वराज्य की स्थापना की, ऐसा किया वैसा किया, काफी सारा उनका एक जिसको बोलते हैं सेनापति वाला जो अप्रोच रहा, एक योद्धा वाला जो अप्रोच रहा, वो आप सबको पता होगा। उस समय में, यानी जब मुगलों का साम्राज्य था, तो उस समय किस तरीके की लीडरशिप चलती थी आपको पता है। पहले सेनाएं भेजी जाती थी, लोग भेजे जाते थे। शिवाजी महाराज ऐसे एक नेतृत्व था उनके अंदर कि उनको बोलते थे लीड फ्रॉम द फ्रंट, यानी हम खुद जाके पहले एज ए लीडर मैं फ्रंट में जाके लड़ूंगा। सो शुरुआती समय था, स्वराज्य अभी बड़ा ही हो रहा था, तो स्वराज के अभी कुछ शुरुआती दिन थे, थोड़ा बहुत उनको सक्सेस मिल रहा था। जैसे अर्ली स्टेज में हम कुछ चीज करते हैं, कुछ प्रोटोटाइप बनाते हैं, अपने बिजनेस का प्लान बनाते हैं, और थोड़ा सक्सेस हमें मिलना चालू हो जाता है, और इमीडिएट हमारे सामने
फिर एक ऐसी चीज आके खड़ी होती है कि जो हमने कभी सोची नहीं थी, या जिसका हमें अभी सामना करना पड़ा है, और वहां पे एंटरप्रेन्योर जो है उसका पूरा स्किल काम में आता है। सो ये एक बड़ा ही जिसको बोलते हैं कि हम एक ऐसी संकट हम जिसको बोल सकते हैं जो स्वराज पे उस समय आया था, और वो संकट बन के आया था अफजल खान नाम का एक योद्धा। अफजल खान अनुभव में, प्रशासन में, सब चीजों में छत्रपति शिवाजी महाराज से काफी एडवांस था। वो व्यक्तिगत स्वरूप में अगर हम अफजल खान को देखेंगे तो शिवाजी महाराज की अगर हाइट 5 साढ़े 5 फुट की रही होगी, तो अफजल खान 6.5 7 फुट का हाथी के जैसा था। खुद बहुत शक्तिशाली था, खुद बहुत ही जिसको बोलते हैं कि कूटनीति तज्ञ था। उसके पहले के अनुभव में आज तक ऐसा उसका जितना भी लाइफ टेन्योर अफजल खान का रहा है, उसमें कभी भी कोई युद्ध वो हारा नहीं था। और दक्षिण भारत में जहां जहां पे भी अफजल खान के कदम पड़े हैं, वहां वहां पे उसने जो भी नीति, उसको युद्ध से तो युद्ध से, दगे से तो दगे से, उसने सब तरीके से अपने शत्रुओं को मार के डालने की उसकी हिस्ट्री थी। सो अफजल खान का स्वराज्य पे चल के आना, 40,000 के फौज के साथ चल के आना, जहां पे स्वराज की खुद की उस समय की जो पहुंच थी वो थी सिर्फ 7,500 की मिलिट्री, यानी सिर्फ 7,500 के सैनिक सिर्फ महाराज के पास थे। उसमें से भी महाराज के साथ काम करने वाले जो सैनिक थे वो किसान कैटेगरी के थे, यानी वो साल भर किसानी करते थे। जब किसानी का काम नहीं चलता था, खेती का काम नहीं चलता था, उस समय महाराज के साथ वो सीमाओं के रक्षण के लिए उनके साथ जुड़ जाते थे। इस तरीके से हम जिसको बोलते हैं, उस तरीके के कैटेगरी के लोग शिवाजी महाराज के पास थे। अब इस इन लोगों के साथ, ऐसे रिसोर्सेस के साथ, इतनी बड़ी सेना का अगर मुझे उनको पराजित करना है तो क्या करना चाहिए। तो आप देखना, शिवाजी महाराज और अफजल खान का एक मीटिंग हुआ, आपने उसके बारे में सब लोगों ने कभी ना कभी इतिहास में पढ़ा होगा। वो मीटिंग सिर्फ 2 मिनट तक चला। वो मीटिंग सिर्फ 2 मिनट तक चला, यानी 2 मिनट इज हार्डली 120 सेकेंड्स। और वो 2 मिनट का जो मीटिंग था, उसका जो सक्सेस है, वो शिवाजी महाराज ने उस जिस दिन से उनको पता चला, उनके लोगों ने उनको बताया कि अफजल खान अभी बीजापुर से निकल रहा है और स्वराज की तरफ आ रहा है, तो इसमें 1 साल का टाइम वो पूरे टेन्योर में रहा है। तो शिवाजी महाराज का प्लानिंग 1 साल पहले से उन्होंने इस चीज का प्लानिंग किया था, और उन्होंने प्लानिंग स्टार्ट कर दिया था। इसमें काफी साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स भी थे, काफी फिजिकल एस्पेक्ट्स भी थे जो उन्होंने यूज किए। जैसे अभी तक जितने भी घटनाएं हुई थी, अफजल खान ने जिनको भी पर्सनली मिला, तो अफजल खान ने उनको मार के दबोच के उनकी जान ले ली थी। तो अफजल खान का आना यानी वो शुद्ध यही हेतु से आ रहा था कि शिवाजी महाराज को जिंदा या मुर्दा मुझे पकड़ना है। तो जब इतना बड़ा आतंकी हमारे यहाँ पे आ रहा है, जिसका हिस्ट्री हमें पता है कि जहां तक अभी तक लोगों को वो मारते आ रहा है, और हमें भी मिलने के बाद वो मारने ही वाला है, तो उसकी प्रिपरेशन कैसी होनी चाहिए। तो उन्होंने उस मीटिंग के लिए, और उसको वो 40,000 की फौज, वो जहां पे ऐसी जगह उन्होंने चूज की उसके लिए कि वो मिलेंगे कहाँ पे, तो उन्होंने प्रतापगढ़ का चूज किया। प्रतापगढ़ कहाँ पे है, तो प्रतापगढ़ का स्ट्रेटेजिक लोकेशन अगर मैं आपको बताता हूँ, तो महाबलेश्वर नाम का महाराष्ट्र में एक जगह है। आप अगर उसको गूगल करोगे तो आपको पता चलेगा, आज भी वो जगह काफी डेंस जगह मानी जाती है, पहाड़ों से घिरी हुई है। सो आज से 350 साल पहले आप सोचना वो जगह कैसी होगी। तो वो उन्होंने स्ट्रेटेजिकली वो लोकेशन तय किया कि यहाँ पे 40,000 की सेना पहुंचने में मुश्किल जाएगी, क्योंकि मुगलों की जो सेना हुआ करती थी, या कि बीजापुर की जो सेना थी, उनके पास हाथी और बड़े बड़े जो अस्त्र शस्त्र हुआ करते थे, जिसको कैरी करना पहाड़ी इलाकों में बड़ा मुश्किल था। तो वहीं से उन्होंने स्ट्रेटेजी और प्लानिंग चालू किया कि वो कम से कम लोग अपने तक पहुंच पाए। तो उनको प्लेन एरिया तक वो पहुंचे, उसमें से कम 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 लोग हर बार कम होते गए। और एक्चुअल जब लोकेशन जहां पे वो प्रतापगढ़ का लोकेशन है, वहां तक एक्चुअली 1,000 लोग ही पहुंच पाए। इसके अंदर काफी सारा माइक्रो प्लानिंग महाराज ने भी उसके अंदर करके रखा था। उसके कभी डिटेल में उसकी तरफ जाएंगे, लेकिन इसका जो मेन प्लानिंग वाला एस्पेक्ट है वो हमें समझना है। तो जगह कैसी तय हुई, जैसे प्रतापगढ़ उन्होंने स्ट्रेटेजिकली लोकेशन तय किया, तो उसका मिलने का जो समय उन्होंने तय किया था वो था दोपहर का। अब दोपहर का समय क्यों, तो आपको पता होगा कि पहाड़ जो होते हैं, पहाड़ काफी ऊंचे होते हैं। महाराज जो थे किले के ऊपर थे, और जो अफजल खान था वो नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा था। मिलने की जो जगह थी वो पहाड़ के ऊपर और नीचे के बीच में, एक जो बीच का जो तलिया होता है, उस जगह पे एक बेस कैंप जैसे होता है ना, एक बड़े पहाड़ पे, ऐसे मिडल वाली जगह पे उन्होंने वो जगह तय की थी।
रीजन बड़ा ही क्लियर था कि अगर नीचे से कोई व्यक्ति ऊपर की तरफ देखता है तो उसके आंखों में सूरज की रोशनी जाएगी, तो ऊपर होने वाली मूवमेंट किसी को पता नहीं चलेगी। लेकिन ऊपर से जब आप दोपहर में नीचे की तरफ देखोगे तो नीचे जो भी हो रहा है, जहां पे भी वो मिलने का जगह, जहां पे भी वो शामियाना बनाया हुआ, वहां की हर एक मूवमेंट पे उनकी नजर रह सकती थी। सो इतना बारीकी से उन्होंने समय का भी चूज किया था, टाइम का भी चूज किया था, दिन का भी चूज किया था। सो जब उनको मिलने जाना था तो उसकी कुछ कंडीशंस तय हुई थी कि भाई सिर्फ आपके साथ कुछ गिने चुने 10 लोग ही जाएंगे। अफजल खान ने भी ये टर्म्स मान्य किया था कि यस, मेरे साथ भी गिने चुने लोग ही जाएंगे। लेकिन वो पहले से कपट मन में उसके था कि उसको पकड़ के मार ही डालना है, क्योंकि उसके खुद के ताकत पे बहुत ज्यादा अति आत्मविश्वास उसको था। तो शिवाजी महाराज ने भी जब वहां पे गए तो उन्होंने अपने चुनिंदा लोगों को उन साथ में लेके गए। जैसे ही महाराज को पता चला कि उसके साथ सैयद बंडा जैसा आदमी है, जो दान पट्टा नाम का एक शस्त्र हुआ करता था, जो तलवार लेकिन ऐसे पत्ते वाली तलवार हुआ करती थी, उसको चलाने में वो एकदम जिसको बोलते कि वो एकदम निष्णात, उसमें एकदम वो निष्णांत है। तो उन्होंने अपने साथ जीवाला महाला को लिया था। जीवा महाला भी इस तरीके से दान पट्टा चलाने में काफी एक्सपर्ट था। जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि अफजल खान का जो वेज वेट था काफी बड़ा था। और जब आपको पता है कि आप किसी को सामने सामने मिलने वाले हो, और जब आपको आपके शरीर से दुगने वजन का आदमी आपके सामने आने वाला, तो आपके पास भी ऐसा ही एक दुगने शरीर वाला आदमी चाहिए। इसलिए उन्होंने संभाजी काउजी को अपने साथ में रखा था। इस तरीके से टीम भी उन्होंने इस तरीके से चूज किया था। और हर एक को वर्क जो है उस तरीके से एलोकेट किया था, को किसको क्या काम करना है, किसको कहाँ खड़ा रहना है, किसको किसकी तरफ देखते रहना है। एक्स कंडीशन होने के बाद वाई को क्या करना है, वाई कंडीशन होने के बाद जेड अपना प्लान क्या रहेगा, प्लान ए क्या है, प्लान बी क्या है, प्लान सी क्या है। इतने सारे मल्टीपल कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन उन्होंने पहले ही प्लान करके वहां पे आए थे। समय हो गया था महाराज किले से नीचे उतरने का और मिलने का समय हो गया था। अचानक शिवाजी महाराज को एक विचार उनके मन में आता है, और उनके साथ जो उनके सहकारी होते हैं वो पूछते हैं कि आप हमारी जो बोलते हैं ना कातर कैची, वो उनको कैची मांगते हैं और उसको बोलते हैं कि आप मेरी दाढ़ी को काटो। तो आप सोचने वाली बात है, वो भी सोचने में रहेगा कि भी जाने का समय हो चुका है, ऐसे समय में इनके मन में ये विचार क्यों आ रहा है। तो महाराज उसको बताते हैं कि समझो, जब हम सामने सामने मिलने वाले हैं और अफजल खान ने ऐसा कोई एक्शन वो लेता है, और उस समय में मेरी दाढ़ी अगर उसके हाथ में आ जाती है तो मेरी हालत क्या हो जाएगी। तो आप एक काम करो, आप दाढ़ी को इतना छोटा करो कि उसके हाथ में दाढ़ी ना आ पाए। यानी इतना माइक्रो प्लानिंग उन्होंने उसको मिलने के पहले किया था। उनको पता था कि उनके साथ वहां पे क्या हो सकता है। तो इसलिए उन्होंने पहले से अपने बॉडी को, स्टील का जो कवर आता है उसको चिलखत कहते हैं, वो पहले से वो पहन के लेके गए थे। और एक बड़ा ही इनोवेटिव, आपको यहाँ पे इनोवेशन की जब बात आती है, एंटरप्रेन्योरशिप की बात आती है, तो हमेशा एक इनोवेशन की बात होती है कि नया क्या हो रहा है। उस समय प्रिवेलिंग काफी सारे शस्त्र थे, तलवार हुआ करती थी, खंजीर हुआ करते थे, बहुत सारे अलग अलग शस्त्र हुआ करते थे जो रोजमर्रे में यूज होते थे। उनके कंडीशन में ये तय हुआ था कि दोनों कोई शस्त्र साथ में नहीं लेके आएगा। सो महाराज ने एक इनोवेशन, ये जो साल भर का प्लानिंग का मैं बात कर रहा हूँ, तो एक इनोवेशन उन्होंने किया था। उसका एक फोटो भी मैं अगले वाले साइड में आपको दिखाऊंगा। तो वो उसको बोलते हैं वागनक। वागनक यानी क्या, कि शेर के पंजे के जैसा एक छोटा सा इक्विपमेंट, जहां पे उसको बाहर से दिखने में आपको अंगूठियों की तरह वो दिखता हो, और अंदर अंदर से उसको इस तरीके से नेल्स, उसको लोहे के नेल्स उसको होते हैं, जो हाथ में ऊपर से ऐसे अंगूठी दिखती हो। तो आपको जब भी कोई ऑब्जेक्ट नजदीक से आप पकड़ो तो आप उसको आ, उससे हमला कर सको। इस तरीके का एक वाग्नक नाम का उन्होंने खुद एक इनोवेट करके वो शस्त्र तैयार किया। तो इतना माइक्रो प्लानिंग के साथ वो वहां पे पहुंचे थे। और जब एक्चुअल में ये इंसिडेंस हुआ, जैसे वो सामने सामने आए, उसमें मैंने जैसे बोला कि ये 2 मिनट से कम समय में ये सब पूरा इंसिडेंस हुआ। और एज एक्सपेक्टेड जैसे ही वो गले मिले, अफजल खान ने उनको गले मिलाया, तो महाराज ऑलरेडी हाइट में कम थे, तो उन्होंने गले, एक बार गले मिलाया, दूसरी बार उसने अपने कमर का खंजीर निकाला और महाराज को पीछे से पीठ पे मारने का पूरा ट्राई किया। लेकिन जैसे ही महाराज ने चिलखत पहना हुआ था, तो वो हमले से वो तो बच गए, और तुरंत उनको पता चला कि अभी ये ये हमले पे उतारू हो चुका है। तो महाराज ने अपना जो छोटा सा कृपाण उनके पास था उसको उसके पेट में डालते हैं, और वो वाग्नक से उसका पूरा अंदर का जो जो आतड़ा हम जिसको बोलते हैं वो पूरा बाहर खींच के वहां पे उसका वध वो वहां पे करते हैं। तो ये जो पूरा
ये 2 मिनट का जो उनका मीटिंग था, उस 2 मिनट के मीटिंग के लिए जो 1 साल से उन्होंने प्लान किया था, वो इतना छोटी सी घटना नहीं थी। वो काफी, यानी हम जैसे बोलते हैं ना कि कोई भी चीज हम करते हैं तो हमारे उस काम के ऊपर कितना विश्वास होना चाहिए, हमारे काम के ऊपर कितना आत्मविश्वास होना चाहिए। जैसे एक उदाहरण बोला जाता है, ये स्टोरी आप सब लोगों ने कभी ना कभी सुनी होगी, कि एक महाराज होते हैं गांव में, और वो बोलते हैं कि कल इतने बजे, बहुत दिनों से उस गांव में बारिश नहीं हो रही होती है, तो भविष्यवाणी करते हैं कि कल यहाँ पे बारिश होगी ही। तो पूरा गांव उस मैदान में इकट्ठा होता है, और एक छोटा सा बच्चा होता है, वो छाता लेके वहां पे आता है। आप विचार कीजिए कि पूरा गांव वहां पे इकट्ठा हो गया, लेकिन किसी को भी ये विश्वास नहीं थी कि अगर महाराज जी बोल रहे हैं तो सचमुच में बारिश होगी, और बारिश होगी तो बारिश से बचने के लिए मुझे छाते की आवश्यकता होगी। यानी इतना आत्मविश्वास उनको अपने प्लानिंग पे था कि वो 100% यशस्वी होने वाले हैं, क्योंकि सही प्लानिंग इसके आगे के पार्ट में है। जब शिवाजी महाराज को ये पता चला कि अफजल खान की सेना आएगी तो सेना के साथ घोड़े भी आएंगे, घोड़े आएंगे वहां पे, तो उन्होंने क्या किया कि पहले से अपनी सेना के, अपने लोगों को उस जंगल में उन्होंने बिखेर के रखा था। और वहां पे एक ट्रिगर वो करने वाले थे। जैसे ही ये घटना होगी, अफजल खान को मार दिया जाएगा, उसके तुरंत बाद पूरी सेना को उनके ऊपर टूट पड़ना है। जैसे, क्योंकि वो घोड़े पे आए हुए थे, तो 3,000 घोड़े, घुड़सवार वहां पे उनको, घुड़सवार लोग वहां पे घोड़े लेके आए थे। विचार कीजिए, शिवाजी महाराज ने 6 महीने पहले से अपने 3,000 सैनिकों को, हॉर्स राइडर्स को पहले से ट्रेनिंग देके तैयार रखा था कि जब आपको वो खाली घोड़े घोड़े मिल जाएंगे तो उसके ऊपर सवार होने के लिए हमें घुड़सवार तैयार करने पड़ेंगे। इतना फुल प्रूफ प्लानिंग उन्होंने इस इंसिडेंस का किया था। और ये पूरी घटनाक्रम हुई 10 नवंबर 1659 के। ये घटना है जो दोपहर में 2 बजे पूरे हो गई थी। और उस इतना बड़ा सक्सेस मिलने के बाद जनरली हमें क्या हो जाता है कि जब भी हम कोई सक्सेस मिलता है तो हम इमीडिएट उस खुशी में बह जाते हैं। तो महाराज ने ऐसा नहीं किया, उसके बाद का आगे का प्लानिंग उनका तैयार था, और आने वाले 20 दिन में उन्होंने नॉन स्टॉप 200 किलोमीटर का जो पूरा एरिया था, 20 दिन में 200 किलोमीटर का एरिया और 18 किले उन्होंने काबिज किए। तो इस तरीके से, जो जिसको हम बोलते हैं प्लानिंग, तो प्लानिंग कितना माइन्यूट होना चाहिए, अपने प्लानिंग पे अपने को कितना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। इस घटना में हमने ये भी देखा कि कितने प्रेजेंस ऑफ माइंड की कितनी जरूरत थी। उस छोटी सी घटना में एक छोटा सा भी इधर से अगर उधर हो जाता है तो पूरी जान पे आके ये चीज आके अटक गई थी। और आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग जो हमें एज ए एंटरप्रेन्योर हमेशा सोचना पड़ता है। प्लानिंग से रिलेटेड और एक बहुत अच्छा किस्सा है, लेकिन बाद में कभी जब भी हमें समय मिलेगा तो हम इस पे डेफिनेटली बात करेंगे। अभी आते हैं टीम बिल्डिंग पे। तो हमेशा एक एंटरप्रेन्योर के लिए ये हमेशा का एक पार्ट होता है, एज ए फाउंडर, एज ए ओरिजिनल, जैसे हम बोलते हैं एंटरप्रेन्योर, कि टीम कहाँ से लाए, टीम कहाँ से ढूंढे। वो अकेला तो बहुत पैशनेट होता है, लेकिन वो टीम कहाँ से लाए जिनके अंदर वो पैशन है। तो ये यही सिचुएशन शिवाजी महाराज के समय भी रही होगी, उनको भी टीम की जरूरत रही होगी। कैसे उन्होंने लोगों को अपने मिशन के लिए, अपने विजन के लिए तैयार किया, कहाँ से इस तरीके से टीम उन्होंने खड़ा किया होगा। सो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द राइट टीम, ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कि मुझे राइट टीम कैसे मिले, जो जो स्किल मुझे चाहिए वो स्किल मेरे टीम में है कि नहीं, वो मुझे कैसे पता चलेगा। जब 900 साल की इस तरीके से गुलामी की काम करने की जिन समाज में जिसकी एक मानसिकता बनी हो, उसमें से आप इस तरीके का लड़ाऊ लोग आप कैसे लाओगे, कैसे ढूंढोगे। तो कैसे छोटे छोटे टेक्निक उन्होंने यूज किए, आपको भी समझने जैसी, यानी इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग कि आप इसको समझो कि हमें जो लोग चाहिए वो कहाँ से मिलेंगे। तो जब जीजाबाई शिवाजी महाराज को पुणे में लेके आई थी, वहां से उन्होंने एक छोटा सा सपना देखा था, जो उन दोनों ने मिलके उस स्वराज के सपने को एज ए एंटरप्रेन्योरशिप उन्होंने आगे जाके खड़ा किया और बड़ा किया। उसके प्रोसेस में तो जीजाबाई ने उस समय एक स्पर्धा रखी थी। उस समय पुणे में और उसके आसपास के जो परिसर था, उस आसपास का जो विस्तार था, वहां पे जो जंगली प्राणी जो थे उसका बहुत तकलीफ उनको हुआ करता था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक कंपटीशन अनाउंस किया कि भाई जो भी ये जो जंगली भेड़िए हैं, इस जंगली भेड़ियों को मार के उनकी पूंछ यहाँ पे लेके आएंगे, हम उनको इनाम देंगे। अब देखिए, चीज तो छोटी सी है, उन्होंने एक कंपटीशन आयोजन किया, उसको एक इनाम रखा, लेकिन हुआ क्या, इतने शूर लोग
जो लकड़ी से उनके पास जो भी अवेलेबल छोटे मोटे हथियार थे उसके भरोसे उन्होंने उस भेड़ियों को मार मार के उनकी पुच्छ लाने चालू की। और उसमें से शिवाजी महाराज को, जीजाबाई को ऐसे होनहार योद्धा मिलना चालू हो गए कि इनके अंदर ताकत है, इनके अंदर दिमाग है, इनके अंदर स्किल है, इनके अंदर साहस है। और इसी लोग इस तरीके से उन्होंने सही राइट स्किल्स के लोग ढूंढना चालू किया और उनको नर्चर करना चालू किया। एक दो और उदाहरण है कि टीम बिल्डिंग उन्होंने कैसे की, क्योंकि शिवाजी महाराज की टीम कोई एक छोटी सी, आप देखिए एक 35 साल की उम्र में इतना बड़ा साम्राज्य को खड़ा करना, तो ये बिना टीम के पॉसिबल नहीं है। उनके टीम में एक बहुत बड़े, जैसे शिवाजी महाराज का नाम आता है तो बहिर्जी नाइक का नाम सबसे पहले आता है। तो बहिर्जी नाइक कौन थे, तो आज भी हमें भी पता है, जैसे हमारे देश में इंटेलिजेंस ब्यूरो काम करता है। सो शिवाजी महाराज का जो मैकेनिज्म था, जो उन्होंने प्रशासन डेवलप किया था, उसमें उन्होंने इंटेलिजेंस ब्यूरो को बहुत इंपॉर्टेंस दिया था। तो बचपन में छोटे थे बच्चे, सब मिलके खेलने जाते थे जंगल में। और जंगल में खेलना तो एक बहाना हुआ करता था, उनको युद्ध का प्रैक्टिस करना होता था। तो वो क्या करते थे कि किसी को, कोई जो सैनिक है उनके ध्यान में न आए, इसलिए जंगल में अंदर तक जाते थे और बाहर उनके फ्रेंड्स को पेड़ पे बिठा के रखते थे। और वहां से वो इशारा करने को बोलते थे कि आप इशारा करना, तो हम जंगल में जब युद्ध की प्रैक्टिस करेंगे तो फिर अगर कोई आ रहा है तो इशारा करो, इशारा करने के बाद हम शस्त्र रख देंगे और दूसरा खेलना कुछ चालू कर देंगे। तो ऐसा चल रहा था। तो एक बच्चा वहां से आता है, वो देखता है कि यहाँ पे कोई मोर का आवाज निकाल रहा है, और उसके बाद सब बच्चे फिर वो जो युद्ध का खेल है वो छोड़ के नॉर्मल खेलना चालू करते हैं। तो वो लड़का उनके पास आता है और शिवाजी महाराज को बोलता है कि आप ये जो खेल खेल रहे हो ना, वो तो बड़ा अच्छा है, लेकिन आप एक चीज भूल गए हो कि इस सीजन में तो मोर होते ही नहीं है, तो आप पकड़े जाओगे ऐसा करने से। तो उन्होंने उसको पूछा, तुम्हारा नाम क्या है, तुम क्या करते हो, तुम्हें क्या आता है। तो उसने बोला कि भाई ऐसे तो मैं बहुत आवाज निकाल सकता हूँ, जिस तरीके के चाहिए वैसे आवाज निकाल सकता हूँ, प्राणियों की, पशुओं की, आदमी की, बुढ़े की, जवान की, बच्चे की, रोने की, हंसने की। मैं तो भेष भी बदल सकता हूँ, अगर आप बोलो तो मैं इस भेष में आ जाऊँ, जरा बोलो तो उस भेष में आ जाऊँ। तो महाराज को उस लड़के के अंदर एक स्किल मिला, और उन्होंने उस लड़के को बोला कि तू मेरे साथ काम करेगा, हम ऐसा ऐसा स्वराज्य के लिए काम कर रहे हैं, तू मेरे साथ आ जा। और उन्होंने उस बहिर्जी नाइक को उस दिन से आइडेंटिफाई किया। आगे जाके 4,000 लोगों का इंटेलिजेंस ब्यूरो खड़ा करने का जो पूरा जिसको बोलते हैं कि श्रेय अगर जाता है तो वो बहिर्जी नाइक को जाता है। फिर आगे के जीवन काल में जितनी भी घटनाएं हुई है उसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल बहिर्जी नाइक का रहा है। तो उस छोटे से घटना में से उन्होंने वो राइट स्किल को आइडेंटिफाई किया। आपको पता होगा, हम गांव में हम जब जाते हैं तो मेले लगते हैं, छोटे छोटे मेले लगते हैं, फिर मेले में अलग अलग टाइप के करतब करने वाले लोग होते हैं, कुछ ना कुछ कसरत करते हैं फिजिकल। तो महाराज घूमते रहते थे, घूमते रहते थे, गांव देहातों में जाते रहते थे, अंदर लोगों से मिलते रहते थे। तो बहुत छोटी आयु में जब वो अंदर घूम रहे थे, 13, 14, 15 साल का उनका उम्र था, स्वराज्य का एक अंदर से एक आग थी कि ऐसा कुछ करना है। तो देखा कि एक लड़का है, काफी हट्टा कट्टा है, और ऐसे उसके ऊपर से बैल कोई पूरी की पूरी जो जिसको बोलते हैं ना बड़द गाड़ू, वो पूरा का पूरा गाड़ा वो खींच रहा है, अपने हाथों से खींच रहा है, मजबूत है। उसके ऊपर 4 लोग खड़े हो रहे हैं तो भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सब लोग ताली बजा के निकल गए, वो उनके पास पहुंच गए, उनको बोला कि भाई तू ये तो बड़ा ही अच्छा काम करता है, क्या मेरे लिए काम करेगा। तो लगा करना क्या पड़ेगा, बोले कुछ नहीं करना पड़ेगा, जो यहाँ पे कर रहा है वही करना पड़ेगा। और वही आदमी को उन्होंने अपने अंगरक्षक दल में रखा। जो अफजल खान की जो मीटिंग उनकी हुई थी उस दरमियान उनके साथ में जो जो थे संभाजी कावजी, वो वहां से उनको उन्होंने आइडेंटिफाई किया था। तो इस तरीके से राइट स्किल को आइडेंटिफाई करना अपने टीम के लिए, उसके लिए सर्चिंग करना, उसके लिए नए नए टेक्निक्स यूज करना, उनके अंदर सेंस ऑफ ओनरशिप डालना, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें आज का एंटरप्रेन्योर बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है, इंक्लूडिंग लाइक एवरीवन, ऑल आर सफरिंग इन द सेम। इस बोट में सब ट्रेवल कर रहे हैं कि ओनरशिप कैसे डाली जाए, हमारे एम्प्लॉयज के अंदर ओनरशिप कैसे डाली जाए। आप सोचिए, पावन खिंड का वो उदाहरण है, ज्यादा समय नहीं है हमारे पास, मैं उसको कभी और आपको बताऊंगा। लेकिन बाजी प्रभु अकेले वहां पे बीच में खड़े होते हैं, 12 घंटे तक दौड़े हैं, और पूरी सेना को 300 लोग मिलके होल्ड करते आगे आने वाले 12 घंटे तक। ये ओनरशिप लेते कि भी मैं मरूंगा लेकिन मेरा लीडर को मैं कुछ नहीं होने दूंगा। तो ये सेंस ऑफ ओनरशिप उन्होंने, ये सिर्फ उस मिशन से और विजन से ही अपने एम्प्लॉयज के अंदर डाली जाती है। वो अकाउंटेबिलिटी उनके अंदर डाली जाती है कि यस आई एम रिस्पॉन्सिबल, आई एम आंसरेबल फॉर समथिंग।
सो इस तरीके की जो बातें थी टीम के लिए, वो शिवाजी महाराज ने की, इसीलिए वो इतना सक्सेसफुल एम्पायर अपना खड़ा कर पाए। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, हमें पता है कि कोई भी काम, हम कुछ भी काम करते हैं, सो एवरी एम्प्लॉय नीड्स एप्रिसिएशन, सबको एप्रिसिएशन चाहिए होता है, और पीपल आर लुकिंग फॉर द एप्रिसिएशन। सो अभी आज के कंटेस्ट में हमने देखा होगा, जब हायर एंड फायर का सिनारियो है कि भाई तुम परफॉर्म नहीं कर रहे हो, तुमने ये प्रोजेक्ट पूरा नहीं किया, ये सक्सेसफुल नहीं हो पाए, सो हम उनको फायर कर देते हैं, टीम में से निकाल देते हैं। ऐसी घटना बनी, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसिडेंस है। आपको सबको इसमें ध्यान से इस इंसिडेंस को देखना चाहिए और इसको सुनना चाहिए। अ, जैसे स्वराज्य का अगर आपने नक्शा आपने देखा होगा, या उस ड्यूरेशन में आपने देखा होगा, तो महाराष्ट्र की जो रचना है कि वहां से पश्चिम तट पर समुंदर है, और जहां से आज का जो रायगढ़ से लेके तो गोवा तक का जो पूरा बेल्ट है, वो कोकण बेल्ट, और उसके फिर राइट साइड में अगर हम जाते हैं पश्चिम की तरफ जाते हैं, तो फिर ये पुणे, सातारा, सांगली, ये वो पूरा जो है ये जंगल का विस्तार हम जिसको बोलते हैं, उस समय का पहाड़ी, और ये ज्यादा थी। आज भी वहां पे घाटियां और ये सब काफी बड़ी मात्रा में है। तो घटनाक्रम ऐसा हुआ था कि शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक भी हो गया था। जैसे महाराज मुगलों के साथ लड़ रहे थे, बीजापुर के साथ लड़ रहे थे, उस समय सिद्दी सिद्दी नाम की एक कम्युनिटी थी, जो अफ्रीकन कम्युनिटी हम जिनको बोल सकते हैं, और उनका जो साम्राज्य था वो गोवा से लेके तो रायगढ़ वाले बीच में, जहां पे एक जंजीरा करके एक किला था, वहां पे था। और महाराज ने बहुत प्रयास किए, महाराज ने पूरे जीवन काल में, ये एक ऐसा किला था जो वो कभी जीत नहीं पाए। संभाजी महाराज, उनके बाद भी उनके जो पुत्र थे, वो भी कभी इसको जीतने, इतना अभेद्य है, यानी जब तक भारत स्वतंत्र नहीं हुआ 1947 तक, उसके बाद भी जंजीरा यानी उसको कोई जीत नहीं पाया, इतना अभेद्य वो किला था। लेकिन महाराज ने प्लान किया कि यस, मुझे इस किले को जीतना है, इसके लिए इसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया। उनके जो पेशवा थे उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी, उन्होंने भी प्लान किया। और क्या घटना बनी कि वहां के जो स्थानिक जो थे, ये आप किला ये देख सकते हो, अगर आप ये इमेज को देख पा रहे हो, तो ये पूरा समंदर से घिरा हुआ है, आजू बाजू से पूरा घिरा हुआ है, एकदम मजबूत है। और यहाँ से इस पे तोहफे लगाई गई थी, कोई भी इसके नजदीक आ नहीं पाता था। तो महाराज ने क्या किया कि वहां के स्थानिक जो एक लाय पाटिल नाम के एक व्यक्ति थे, उनको उन्होंने ये जवाबदारी दी कि तुमको क्या करना है, कि तुमको अंधेरे में, जब उनका ध्यान नहीं हो, उसका प्रॉपर रेकी करना है, और वहां पे ऐसी जगह ढूंढनी है कि जहां से अपने दूसरा बड़ा दल दूसरे बाजू से आएगा, उस तक आपको जो सीढ़ी है, इस तरीके की एक सीढ़ी, यानी हम जिसको बोल सकते हैं कि रोप रोप का सीढ़ी लगा के आपको वहां पे लगा देना है। तो वो जो लाय पाटिल था और उसकी टीम थी, वो चोरी छुपके से गए वहां पे। उन्होंने वो लकड़ी अपने रोप वाली जो है वो सीढ़ियां वहां पे चढ़ाई, बंदर की तरह अंदर छुप के रहे, किसी को भी ध्यान में नहीं गया। और प्लान टू ऐसा था कि जब आप सीढ़ी लगा दोगे कि पीछे से बड़ी नेवी पीछे से आएगी और वो फिर आगे अटैक करेगी। तो लय पटेल ने तो अपना काम बहुत अच्छी तरीके से कर दिया था, उसने वहां पे किया। तो उसके ध्यान में आया कि 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, समथिंग हैपन, कुछ तो ऐसा हुआ है कि वो टीम वहां पे पहुंच नहीं पा रही है, जो बैकअप टीम थी जो हमला करने वाली थी वहां तक पहुंच नहीं पा रही है। तो क्या किया जाए? तो लय पाटिल ने सोचा कि अभी सवेरे होने का समय हो गया है, अगर हम इसको निकालेंगे नहीं तो पकड़े जाएंगे और अपना प्लान भी रिवील हो जाएगा। सो उसने खुद का दिमाग लगाया, और उसने फिर से अपनी जान जोखिम में डाल के वो पूरे जो लगाई हुई पूरी जो सीढ़ियां थी, वो फिर से वापस में नौकाओं में छोटे छोटे डाल के फिर से किनारे पे वो वापस आ गए। घटनाक्रम हो जाता है, इट्स अ फेल्योर अटेम्प्ट, वो उसमें जीत नहीं पाए, किले को काबीज नहीं कर पाए, इट्स इज एब्सोल्युटली अ फेल्योर, एब्सोल्युटली अ फेलियर। उस जमाने में फेलियर का सिर्फ एक ही हुआ करता था, एक ही तरीके से उसको ट्रीट किया जाता था कि उसको डिमोटिवेशन मिले, उसको जो भी फेलियर होता है तो उसको जिसको बोलते हैं ना कि उसको सजा मिलती थी। इस तरीके के उस तरीके की परंपराएं वहां पे चलती थी। सिद्धि तो उसके लिए बहुत फेमस थे, उन्होंने सगे भाइयों को भी अगर कुछ उनसे गलती होती तो उसको मार डाला है, उसकी चमड़ी छोल के उस पर नमक डालते थे, उस तरीके से उसका हाल करके मारते थे। तो लय पाटिल का ये इंसिडेंस हुआ, तो इसको एक इनविटेशन मिलता है कि शिवाजी महाराज ने आपको रायगढ़ पे बुलाया है। तो इसको भी डर लगता है कि भाई ऐसा तो कुछ हुआ नहीं होगा, हमसे कुछ गलती तो नहीं हुई होगी, लेकिन उसने महाराज के बारे में उसने सुना था कि भाई महाराज बहुत अच्छे हैं, तो डेफिनेटली कुछ मुझे उनसे मिलना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि एक्चुअली क्या हुआ था। तो जब शिवाजी महाराज ने उसको वहां पे किले पे बुलाया और उसका सम्मान किया,
और सम्मान किस तरीके से किया, तो उस टाइम में आप यहाँ पे देख रहे हो एक इमेज मैंने इस तरीके से पालकी पालकी का एक, जैसे आज हम आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स को कैसे गाड़ी मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से एक्स्ट्रा, उसको चलाने के लिए शोफर होता है, ड्राइवर होता है, उसका खर्च भी गवर्नमेंट करती है, उस तरीके से कि भाई तुमने इतना अच्छा काम किया है कि तुमने अपनी जान जोखिम में डाल के सिर्फ वहां पे लगाया ही नहीं, आगे हमारे अटेम्प्ट्स फेलियर ना हो, कल जाके हम फिर से प्लानिंग कर सके, इसलिए तुम वो जान जोखिम में डाल के वापस भी लाए हो। तो वो एक अप्रिसिएशन के लिए, उस फेलियर अटेम्प्ट के लिए उसको पालकी का सम्मान देने का वो उनको जाहिर करते हैं। लेकिन आप बात समझिए, वो दरिया में रहने वाला आदमी, उसको थोड़ी हंसी आती है और वो अपनी भावनाओं को छुपा नहीं पाता, और महाराज को भी ध्यान में आता है कि इसको एक कुछ बात जची नहीं है। सो वो महाराज उसको पूछते हैं कि भाई तुमको हुआ क्या है, तुम ऐसे क्यों देख रहे हो, तुमको पसंद नहीं आया ये? तो बोलते कि महाराज हम तो दरिया में रहने वाले लोग हैं, आप ये पालकी देके हमें कोई उपयोग नहीं है। तो महाराज को तुरंत ध्यान में आ जाता है। महाराज क्या करते हैं कि उनको एक, जिसको बोलते हैं ना, एक जहाज, इस तरीके से जहाज उनके लिए स्पेशल बनवा देते हैं और उसको वो गिफ्ट में देते हैं, और इस जहाज का नाम वो पालकी रखते हैं। अब देखिए मोटिवेशन किस चीज, इसको क्या बोलते हैं। तो ये जो लय पाटिल है, ये लय पाटिल का जो जनरेशन है वो आज भी शिपिंग इंडस्ट्री में काम कर रहा है। आज के जनरेशन में भी आप गूगल करोगे तो आपको लय पाटिल के बारे में काफी सारा इंफॉर्मेशन मिलेगा। उसकी नेक्स्ट जनरेशन जो शिपिंग इंडस्ट्री में है, आज भी उनके यहाँ पे जो शिप्स उनके चल रहे हैं, उनका नाम आज भी उन्होंने पालकी रखा हुआ है। सो एक मोटिवेशन एक एम्प्लॉय को किस तरीके से दिया जाए, फेल्योर के केस में भी कैसे उसको ध्यान रखा जाए उसका, ये समझना, तब जाके एक सक्सेसफुल टीम आप बिल्ड कर पाते हो। ये इस इंसिडेंट से मुझे आपको बताना था। सो लवीना, अगर हम आप अलाउ करते हो तो मुझे 2-3 मिनट में एक स्लाइड में कवर करता हूँ, देन वी विल गो फॉर क्यूए। श्योर श्योर सर, वी कैन एक्सटेंड लाइक फाइव हाँ, टेन मिनट्स एक्सटेंड कर यस सकते हैं, यस, हमने हाँ लेट हाँ हाँ, सेशन स्टार्ट किया। राइट। सो नाउ हमने देखा कि किस तरीके से ऑर्गेनाइजिंग, सॉरी, टीम बिल्डिंग का इंपॉर्टेंस अपने पूरे एंटरप्रेन्योरशिप में होता है। सो आई विल क्विकली गो थ्रू, काफी सारे देखिए बात करने के लिए, समझने के लिए काफी सारे पॉइंट्स हैं मुझे। कुछ छोटे से और एक पॉइंट जहां पे मुझे खास आपका ध्यान दोहराना है वो यही है, वो है इनोवेशन। कि इनोवेशन की कैसे इंपॉर्टेंस हमारे इसमें होती है, हमारे ओवरऑल एज ए एंटरप्रेन्योर हमें कैसे इनोवेटिव हमेशा होना पड़ता है। तो शिवाजी महाराज के लाइफ टेन्योर की अगर आप बात करोगे, तो जो उन्होंने वॉर टेक्निक, अगर हम करेंगे, जैसे आज आपने शायद इतने जो भी वेबिनार्स अटेंड किए सब पार्टिसिपेंट्स ने, अपने शॉर्ट एनालिसिस के बारे में कहीं ना कहीं आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो आई विल डेफिनेटली रिकमेंड यू कि आप गूगल में जाइए, शॉर्ट एनालिसिस लिखिए। हर पर्सन को, हर ऑर्गेनाइजेशन को अपना शॉर्ट एनालिसिस करना चाहिए। और छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने खुद का और अपने ऑर्गेनाइजेशन का, अपने स्वराज का जो शॉर्ट एनालिसिस किया था वो बहुत अच्छी तरीके से किया था। शॉर्ट एनालिसिस क्या बोलता है कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेसेस क्या है, मेरे पास अपॉर्चुनिटीज क्या है, मेरे सामने थ्रेट क्या है। महाराज को पता था कि मैं सेना में कम हूं, मैं धन बल में कम हूं, मेरे पास रिसोर्सेस नहीं है इनकम के। तो कैसे उन्होंने ये इनोवेशन यूज किया, वॉर टेक्निक। अभी हम जो बात करते हैं, लास्ट 2-4 साल में आपने ये वर्ड सुना होगा, अपनी सेना ने भी उस वर्ड का काफी, सर्जिकल स्ट्राइक का हमने नाम सुना होगा। तो सर्जिकल स्ट्राइक क्या है? सिलेक्टेड पॉइंट्स पे अटैक करना, सभी पूरी की पूरी सेना को लगा देना नहीं, जहां पे डैमेज हमें करना है उसको अटैक करना और वापस आ जाना, क्विकली जाना, क्विकली वापस आ जाना। सो ऐसी छोटी एक गोरिल्ला वॉर टेक्निक करके जो शिवाजी महाराज ने डेवलप किया, या उन्होंने उसको, हम ऐसा बोल सकते हैं, डेवलप किया, उसको उन्होंने और अच्छा रिसोर्सफुल बनाया कि कम कम लोगों के साथ हम कैसे अटैक करें और कैसे ज्यादा से कम नुकसान हो अपना खुद का, और आगे वाले का ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो। इस तरीके के वॉर टेक्निक्स उन्होंने इनोवेट किए, और इस तरीके से ही वॉर करते करते उन्होंने इस स्वराज्य को खड़ा किया। क्योंकि अपनी स्ट्रेंथ, अपने लोगों की स्ट्रेंथ, अगर आप पहला युद्ध जो उन्होंने लड़ा था, इट्स हार्डली 14-15 ईयर्स ऑफ एज, आप सोचिए, उनके पास तलवारें नहीं थी, उनके पास बंदूक तो आप छोड़ दीजिए, बंदूक तो बहुत लेटर स्टेज में पिक्चर में आई है, कैसे जीता होगा। तो जो ખેતરમાં આપણે કામ કરીએ ને, તો ખેતરની અંદર આપ પેલા પક્ષીઓને ભગાડવા માટે આપણે યુઝ કરતા હોઈએ છે, જે તમારા દાદા કે તમારા બાબા કે કંઈક ના કંઈક બાપુ આપણે યુઝ કરતા હશે।
तो ये लोग जो यूज करते थे इस तरीके से उसको बोलते थे, जिसमें एक पत्थर अटका के गोल गोल घुमा के उससे वो पत्थर को दूर तक मारा जाता है। ऐसे छोटे छोटे पत्थरों को यूज करके, छोटे छोटे टूल्स को यूज करके उन्होंने ऐसे वॉर टेक्निक्स यूज किए, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए, जहां से इन्होंने स्टार्ट किया। आज के एंटरप्रेन्योर का एक मेजर ये होता है कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, अगर मेरे पास वो होता तो मैं ऐसा कर देता, मेरे पास ये होता तो मैं ऐसा कर देता। सो इट्स अ टोटली जो है अवेलेबल, क्या है मेरे पास क्या अवेलेबल है, उसमें मैं बेस्ट क्या कर सकता हूँ। सो ये इसमें से बहुत चीज सीखने जैसी है। आप दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख पा रहे होंगे, महाराज समुद्र की तरफ उंगली करके आप उंगली निर्देश कर रहे हैं कुछ चीजों की तरफ। आप सोचिए, आज से 350 साल पहले क्या एक स्वराज चलाने के लिए, एक एंटरप्रेन्योरशिप चलाने के लिए पैसा तो चाहिए ना। पैसा कहाँ से आएगा, लोगों का सैलरी कहाँ से होगा, ये शस्त्र कहाँ से आएंगे, आपको किले बनाने हैं, आपको कुछ भी काम करना है तो पैसा आएगा कहाँ से। सो यू नीड अ फंड्स। सो फंड्स का अवेलेबिलिटी कहाँ से होगा। सो उनको ध्यान में आया कि हमारे यहाँ से ऐसा कोई मेजर रास्ता नहीं है जहां से टैक्स लगाया जा सकता है, हमारे यहाँ पे सिर्फ सिर्फ खेती होती है, उसका भी उत्पन्न इतना नहीं है कि जहां से हम इतने बड़े स्वराज को चला सके। तो उनके ध्यान में हमारे पास बहुत बड़ी साधन संपत्ति पड़ी हुई है, और वो है ये दरिया। ये दरिया हमें बहुत कुछ दे सकता है। तो इसीलिए उन्होंने एक विचार के साथ कि इस दरिया पे किसका राज है, तो उस समय पोर्तुगीजों का इन पे बहुत बड़ा राज था। फिर अंग्रेज, फ्रेंच, ये सब लोगों ने इस पे कब्जा करके रखा था। पूरा ट्रेड जो है, जो पूरा वाटर ट्रेड हम जिसको बोलते हैं, वो पूरा का पूरा इनके भरोसे था। और यही इस पे लीड करते थे। इवन मुगलों की अगर बात करो, इतने बड़े इनके साम्राज्य हुआ करते थे, इनके पास इतनी संपत्ति थी, लेकिन इनके पास नौसेना नहीं थी। और इनको खुद अपने गुजरात से ही ये जब हज के लिए इनको जाना पड़ता था तो वो टैक्स देते थे। वहां पे अपना हजीरा जो है, आज हजीरा पोर्ट है, आपने सबने देखा होगा, सुना होगा उसके बारे में, तो वहां से वो उनको टैक्स देके उनके बोट यूज करते थे जाने के लिए। लेकिन खुद को उनके मन में ऐसा कभी विचार आया नहीं है, ऐसा इनोवेशन उन्होंने किया नहीं। लेकिन महाराज के मन में ये विचार आए कि हम इस रूट को यूज कर सकते हैं, हम इस ट्रेड को कंट्रोल कर सकते हैं जहां से रेवेन्यू आ सकता है। लेकिन आपको पता है कि आज से 350 साल पहले हम आज जितने सुपरस्टिशियस है, उससे भी काफी सुपरस्टिशियस हम थे, अंधश्रद्धाएं थी हमारे समाज में। दरिया में हम जा नहीं सकते हैं, ऐसी बहुत सारी समझ थी। उसमें से रास्ता निकालना, सुपरस्टिशन को पार करना, लोगों को उसमें बाहर जाके उसमें से कैसे रास्ता निकालना है उसके लिए प्रेरित करना। और आप, यू वोंट बिलीव, भारत के अगर फादर ऑफ नेवी अगर आज किसको बोला जाता है तो वो छत्रपति शिवाजी महाराज है, जिन्होंने नेवी की एक इनिशियल कंसेप्ट उन्होंने एस्टेब्लिश की। और पूरे उनके जीवन काल में उन्होंने युद्ध भी लड़े हैं, जो नेवल युद्ध हम जिसको बोल सकते हैं। और आज रिसेंटली अभी 1 साल 2 साल पहले ही जो अपनी नौसेना का जो झंडा, नौसेना का जो ब्रीद वाक्य है या झंडा है, जो अपने इंडियन गवर्नमेंट में अभी ऑप्ट किया है, सो वो भी शिवाजी महाराज के इससे इंस्पायर्ड होके वो किया हुआ है। सो आप समझिए कि मेरे पास रिसोर्सेस कितने हैं, मेरे पास अवेलेबिलिटी, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरा अपॉर्चुनिटीज अपने पास कितनी, ये अपॉर्चुनिटीज को देखने जैसा था। और वहां से उन्होंने अपने जिसको बोलते कि 35 ईयर्स के एज को उन्होंने कितने इनोवेटिवली यूज किया और उसमें से ये सब रिसोर्सेस खड़े किए। सो इनोवेशन इज अ वेरी की, वेरी इंपॉर्टेंट। और हमें इस इनोवेशन के एस्पेक्ट को हमेशा हमें अपने अंदर रखना है। ऑर्गेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। फेयर एडमिनिस्ट्रेशन कैसे हो, डिवीजन ऑफ वर्क कैसे हो, पॉलिसीज एंड एसओपी, हर एक पे मेरे पास काफी सारे एग्जांपल्स है देने के लिए, लेकिन एक टाइम का एक लिमिटेशन होता है। और हम सबको उस लिमिटेशन में रहना है। होपफुली मैंने आपको कुछ इंसिडेंट्स के द्वारा शिवाजी महाराज और एक जो मैनेजमेंट है उसको मैंने समझाने का ट्राई किया है। थोड़ा 5 मिनट का समय है हमारे पास, अगर किसी को कुछ पूछना है इससे रिलेटेड कुछ, तो डेफिनेटली प्लीज पूछिए। और आई विल लव कि आप ये सवाल पूछो। मेरा नंबर भी आप यहाँ से ऑर्गेनाइजर से ले सकते हो, इससे रिलेटेड कुछ क्वेरी है जो आप पब्लिक नहीं बोल सकते, आपको लगता है कि ये समझना है। सो डेफिनेटली आई एम लुकिंग फॉर मोर क्वेरीज फ्रॉम यू पीपल। एंड from as a क्रीड़ा तंत्र, we are into this industry, we are into the fitness, sports and recreational platform। आप वो गूगल पे जाके भी हमारे बारे में देख सकते हैं।
मैं मेरा पर्सनल इंस्टाग्राम है, हमारा ऑर्गेनाइजेशनल इंस्टाग्राम, उसको भी फॉलो कर सकते, वहां से भी आपको काफी सारी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। मैं लवीना को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर कुछ क्वेश्चंस है तो हम क्विकली ले सकते हैं। Yeah. If we are open for question answer round, if you guys have any question, you guys can ask. Meanwhile, मैं आपको एक शो बताना चाहूंगी कि सर जो है वो एमबीए है बाय प्रोफेशन, और सर को 14+ इयर्स का एक्सपीरियंस है आईटी फील्ड में। और सर जो है अभी सोशल एंटरप्रेन्योर हैं। तो आज सेकंड सोशल एंटरप्रेन्योर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो मैं चाहूंगी कि जिन भी लोगों को इंटरेस्ट है सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में, तो प्लीज आप उसके बारे में भी, उस रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आपके लिए हम यहाँ पर हैं नेक्स्ट 5 मिनट्स तक। आपको जो भी क्वेश्चन है हम आपके क्वेश्चंस लेंगे। सर मीनवाइल मुझे एक सवाल है आपसे। सर काफी रोलर कोस्टर जैसी आपकी जर्नी रही है, तो सर क्या चीज आपको इतना मोटिवेट करती है कि आप ऐसे पूरे है ना अच्छे स्टेबल जॉब से, कॉर्पोरेट से सीधा सोशल एंटरप्रेन्योर बन गए हैं? सर प्लीज थोड़ा सा बताएं। मेरा तो सिंगल मोटिवेशन रहा है ये पूरे जर्नी में, जब से मैंने खुद शिवाजी महाराज को पढ़ना चालू किया, तो वो मेरे लिए सबसे बड़ा इंस्पिरेशन था कि अगर कोई इतने डाइवर्स कंडीशन में अगर कोई एंटरप्रेन्योरशिप खड़ा हो सकता है, तो हमारी इतने हम्म। फेवरेबल कंडीशन में, और जब हमें मार्केट की रिक्वायरमेंट, मार्केट की नीड ध्यान में आ रही है, तो अपना सेट जॉब छोड़ के एंटरप्रेन्योरशिप में आना, शिवाजी महाराज से तो कम ही रिस्क लिया है मैंने। सो डेफिनेटली वो एक मोटिवेशन तो हमेशा रहता है, क्योंकि आपके पास एक सक्सेस स्टोरी होना बहुत जरूरी होता है, एक मोटिवेशन होना बहुत जरूरी होता है। और ये बहुत सारे आपको लोग मिलेंगे जो जिन्होंने ये एम्प्लॉयमेंट का जर्नी छोड़ के एंटरप्रेन्योरशिप में आए हुए हैं। सो हम ऐसा, मैं सुपर अचीव कर लिया ऐसा तो नहीं बोलूंगा, लेकिन वी आर क्वाइट सक्सेसफुल इन दिस जर्नी, क्योंकि ऐसी सक्सेस स्टोरीज हमारे आंखों के सामने है। और जहां पे भी ऐसा प्रॉब्लम आता है, तो फिर से इस स्टोरीज को रेफर करते हैं और फिर से मोटिवेशन मिलता है। तो कभी फेल्योर का तो कुछ थॉट मन में नहीं आता है, और अभी तक हमने जो जर्नी रहा है, सो दैट्स व्हाई इट इज अ वेरी सक्सेसफुल, एंड we are achieving our goals year by year. So we are very happy with the decision which I have taken to be an entrepreneur from employment. We are open for question and answer round. If those who are sitting in one area sitting, मैं रिक्वेस्ट करूंगी प्रिंसिपल्स को और टीचर्स को, प्लीज अपने स्टूडेंट्स को अगर उनको कोई क्वेश्चन है तो आप उनका क्वेश्चन चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। हम अभी आपके क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं। और साथ ही साथ सर ने अपना इंस्टाग्राम और लिंक्डइन वगैरह के बारे में बात की है। आप सर का नाम सर्च करके उनके साथ कनेक्ट हो सकते हैं, और लिंक्डइन पे भी सर का नंबर भी अवेलेबल है और ईमेल आईडी भी। तो आप उनको ईमेल भी कर सकते हैं ताकि जो भी आपकी क्वेरीज है तो आप उनका सोल्यूशन ला सकें। और जो भी बच्चे अभी मैं कहना चाहूंगी कि अभी आइडिया लेवल पे हैं, समझना चाहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, कौन कौन सी चीजें हम कर सकते हैं, तो प्लीज अपने सवाल पूछिए। हम हमेशा ओपन है आपके सवालों को आंसर देने के लिए। तो मुझे लगता है सर कि कोई क्वेश्चन नहीं है आज के सेशन में। और अगर क्वेश्चन दो ही केस इन्हें में कोई नहीं होते हैं क्वेश्चन होगा तो लवीना। जैसा आपने कह दिया है उनको। क्वेश्चन दो ही केस में नहीं होते, जी आइदर जी दे आर सर। थरोली अंडरस्टैंड और दे डिडंट अंडरस्टैंड। सो मैं तो बहुत पॉजिटिवली नहीं। देख रहा हूँ कि दे आर थरोली अंडरस्टैंड कि जो हमारा कंसेप्ट था, और ये जो वेबिनार्स ऑर्गेनाइज करने के पीछे का जो कंसेप्ट है, सो वो बहुत, यानी इसका जो इंटेंशंस है, देज आर वेरी क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट। सो आई थिंक दैट हैज बीन वेरी क्लियरली पास्ड ऑन टू एवरीवन। सो आई एम वेरी हैप्पी कि इस तरीके से इनिशिएटिव लिया जा सकता है सबसे पहले, कि लोगों तक इस थॉट को पहुंचाए, क्योंकि आपको नहीं पता है इतने भीड़ में से कौन किस तरीके से उसको ट्रांसलेट कर रहा होगा और कौन कहाँ से मोटिवेशन ले रहा होगा। आज से 10 साल, 12 साल बाद, 15 साल बाद कोई तो मिलेगा, कहीं ना कहीं तो मिलेगा, जो हाथ रेस करके बोलेंगे कि वो मैंने वो सेमिनार अटेंड किया था, वेबिनार अटेंड किया था, उस समय वो थॉट मेरे माइंड में आया था और वो मेरे लिए गेम चेंजर था। ऐसे मेरे साथ बहुत इंसिडेंट्स हुए हैं। और क्योंकि मैं काफी सारा जी ट्रैवल करते रहता हूँ, लोगों से मिलते रहता हूँ, बात करते रहता हूँ, मैंने मेरे पर्सनल लाइफ में भी ऐसे इंसिडेंसेस हुए कि जहां से मैंने कुछ लोगों को सुना, उसके बाद कुछ चीज मन में ठान ली,
डेफिनेटली वो उस समय मटेरियलाइज नहीं हुई होगी, लेकिन कुछ समय के बाद वो अपने सबकॉन्शियस में जाके बैठती है। सो हमारे आने वाला जनरेशन जो अभी इस वेबिनार को, सेमिनार को सुन रहा है, और जो बाद में सुनेंगे, उनके लिए भी एक अच्छा मोटिवेशन डेफिनेटली रहेगा, और वो इसको अपना एक लाइफ जर्नी, एक मोटिवेशन की तरह लेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। सर ये सारे वेबिनार्स जो हैं हम जल्दी अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करने वाले हैं, ताकि जिन्होंने मिस किया, ऑलरेडी हमारे फेसबुक पेज पे ये सारे सेशंस अवेलेबल हैं, और जिन्होंने मिस किया है और जो फ्यूचर में देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं ये सारे टॉपिक्स पे, तो उनको ये सारे वीडियोस मिलेंगे फ्यूचर में। तो बिल्कुल ना कि बिल्कुल। अभी बच्चों को बेनिफिट होगा, ये रिपीटेशन, ये साइकिल चलती रहेगी जितने भी लोगों को बेनिफिट चाहिए। क्योंकि अभी जैसे कि मोदी जी फोकस कर रहे हैं आत्मनिर्भर भारत पे, स्टार्टअप इंडिया पे, तो बाय 2047 हम वर्ल्ड में सिलिकॉन वैली से इंडस वैली पे लाना चाहते हैं। तो उसके लिए ये सारे जो बच्चे हैं आज, वही हमारे लिए भविष्य है हमारे ये देश जो का, तो ये पर्टिकुलर सारे। टॉपिक है, जीरो टू इंफिनिटी, अभी मैंने जी। कुछ अलग अलग पार्ट में इसको बताने का कहा। देर इज अ सीरीज ऑफ जो मैंने वेबिनार्स या सेमिनार्स मैंने इस पे किए, जैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऊपर अलग से ये पूरा टॉपिक है, देन रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर है, शॉर्ट एनालिसिस के ओके। ऊपर, देर आर डिफरेंट टॉपिक इनसाइड दैट। सो व्हेनेवर इन फ्यूचर ऐसा जब भी हमें ये अपॉर्चुनिटी रहेगा कि हमें कोई एक पर्टिकुलर माइक्रो सब्जेक्ट पे जाके हमें माइक्रो लेवल पे शिवाजी मैनेजमेंट समझना है, वो स्किल्स समझना है, जैसे इनोवेशन, अभी मैं कुछ एक दो ही एग्जांपल आपको बता पाया, लेकिन इनोवेशन को लेके पूरा अलग से एक डिजाइन हो सकता है। और इस तरीके से फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे एक अलग से हो सकता है, रिस्क मैनेजमेंट पे रिस्क कैसे ली जाती है, रिस्क कैसे मिटिगेट की जाती है, उसके ऊपर एक टोटली अलग से किया जा सकता है। सो वेन एवर इन अपकमिंग प्लानिंग, ऐसा जब भी आपको माइक्रो लेवल पे शिवाजी मैनेजमेंट का कंटेस्ट जहाँ पे भी नजर आए, यू जस्ट लेट मी नो, वी विल बी ऑलवेज अवेलेबल फॉर अमृत मेहसाणा। डेफिनेटली सर, वी विल लेट यू नो। एंड हम भी चाहेंगे कि आप आए हमारे दूसरे वेबिनार सेशंस में भी, और हमारे जो भी अपकमिंग फिजिकल वर्कशॉप्स भी है, हम जरूर आपको इनवाइट करेंगे उसके लिए भी। तो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे। आपको जो भी क्वेरीज है, आप amritmehsana@gmail.com पे अपने क्वेश्चंस ड्रॉप कर सकते हैं। साथ ही साथ हम फेसबुक, इंस्टाग्राम पे भी अभी काफी एक्टिव हैं। आप हमको फॉलो करिए, जो भी आपके क्वेश्चंस है आप वहां पे भी भेज सकते हैं। हमारा वेबसाइट भी अभी अपडेटेड है, और साथ ही साथ हमारा नंबर भी वहां पर है, आप हमको कॉल कर सकते हैं। अगर आपको लगता है आपके आइडियाज जो है वो पेटेंटेबल हैं, और आपको ऐसा डर है कि वो चोरी ना हो जाए, तो आप डायरेक्टली कलेक्टर ऑफिस भी आ सकते हैं, ताकि हम डायरेक्टली उसको पेटेंट के लिए अप्लाई करें। तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर बीइंग अ वेरी लवली ऑडियंस। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग। एंड हम आपको जल्दी मिलना चाहेंगे फिजिकली भी, और एक और वेबिनार या वर्कशॉप हम करना चाहेंगे आपके साथ। थैंक यू लवीना। थैंक यू। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।